आइए एक बार फिर से आप सभी बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल कैरियर कोचिंग में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको इमेज यानी कि प्रतिबिंब को समझाया था। प्रतिबिंब क्या है, इसके कितने प्रकार हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर तो क्लियर हो गया था। लेकिन आज हम लोग शुरू करेंगे दर्पण। क्या शुरू करेंगे? दर्पण, मिरर पढ़ेंगे आज। क्योंकि ये चैप्टर जो है प्रकाश का परावर्तन, इसका मुख्य थीम है दर्पण है। दर्पण पढ़ना है हमको, और इस प्रकार के प्रश्न दर्पण से संबंधित आपके मैट्रिक परीक्षा में बिल्कुल होते ही होते हैं। तो इस क्लास शुरू करने के पहले यदि आप नए नए जुड़े हैं हमारे चैनल से, तो आपको जितना जल्दी हो सके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद आपको जितना क्या कहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, और आपके सर्किल में जितने फ्रेंड्स हैं ये क्लास उससे भी मिस ना हो जाए, इसलिए आप अपने दोस्तों के पास तक इस वीडियो को शेयर करते रहिएगा। ठीक है, तो आइए हम बढ़ते हैं अपने मुख्य पॉइंट पर। आज का हमारा मुख्य बिंदु है, ध्यान दीजिएगा, कि दर्पण किसे कहते हैं। दर्पण किसे कहते हैं? तो देखिए, बड़े आसान और सरल तरीका से मैंने इसको परिभाषित किया है कि वैसा चिकना और चमकीला सतह, वैसा चिकना और चमकीला सतह जो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करता है। प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करता है, तथा जिसका एक भाग, यहां देखिएगा, तथा जिसका एक भाग अवश्य ही कलई किया गया हो, उसे दर्पण कहते हैं। कलई का अर्थ समझते हैं ना? लेप कर देना, पेंट कर देना। आपके घरों में शीशे होंगे, आईना, जिसे आईना हम लोग कहते हैं, अपने फेस को देखा करते हैं, उसके दूसरी तरफ देखिएगा पलट कर कि एक लेप लगा रहता है, पेंट जैसा, उसी को हम कहते हैं कलई करना। यदि वहीं लेप नहीं रहेगा तो आप अपने फेस को उसमें नहीं देख पाएंगे, कारण कि प्रकाश किरण जब उस पर पड़ेगा तो वह परावर्तन न होकर सीधे पार कर जाएगा, और लेप कर देने से पार नहीं कर पाएगा, वो अपारदर्शी हो गया, अपारदर्शी हो गया, वहीं से रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, क्लियर हो गया? दर्पण किसे कहते हैं? वैसा चिकना और चमकीला सतह, वैसा चिकना और चमकीला सतह जो किसके नियम का पालन करता है? प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करता है, उसको क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। ठीक है, और दर्पण को हम 3 भागों में बांटे हैं। दर्पण के कितने प्रकार हैं? 3। कौन कौन? यहां देखिएगा, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयिक दर्पण। समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयिक दर्पण। अब एक एक करके तीनों दर्पणों को हम जानेंगे, और एकदम क्या कहते हैं कि कोई हार्ड फास्ट भाषा में नहीं, समझ, एकदम बच्चों की भाषा में, टूट फूट भाषा में जानेंगे। देखिए, समतल दर्पण, समतल का अर्थ क्या होता है? समतल का अर्थ होता है बराबर, एकदम बराबर, समतल, प्लेन मिरर है। देखिएगा यहां, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, ध्यान दे रहे हैं, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, बराबर हो, उसे क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। इस दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा, काल्पनिक और वस्तु के बराबर होता है। अब यहां प्रश्न आ रहा है कि जिसका परावर्तक सतह, ये परावर्तक सतह क्या है? यहां देखिएगा, ये मान लीजिए एक दर्पण है, ठीक है, और दूसरी तरफ हमने क्या किया? लेप लगा दिया। लेप लगा दिया और समतल कर, एक परावर्तक सतह समतल हो,
प्रकाश जब आएगा, यहां से आया, इस पे टकराया, यहां से आया, इस पे टकराएगा, इन टकराएगा, और टकराने के बाद क्या होगा, फिर दूसरी दिशा में ये परावर्तित होगा। तो प्रकाश आकर जिस सतह पर टकराता है वही सतह उसका परावर्तक सतह हुआ। ये ऊपर वाला भाग ये परावर्तक सतह है। क्लियर होगा कि नहीं? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह कैसा हो, समतल हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। और याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव ज्यादा ही पूछता है, इस दर्पण से बना प्रतिबिंब, यदि समतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनेगा शीशा के सामने, वो हमेशा कैसा होता है, एकदम सीधा। कैसा होगा? सीधा होगा, काल्पनिक होगा। काल्पनिक अर्थ क्या होगा? आभासी, वास्तव में है नहीं वहां, वो कल्पना किया जा रहा है। आपको बताए भी थे कि शीशा सामने है, आप यहां खड़े हैं, यदि आपको छुआ जाए, आपके बॉडी को छुआ जा सकता है, लेकिन ठीक आप ही के जैसा एक प्रतिबिंब बना हुआ है शीशे में, और उसको छुआ जाए तो क्या वहां से आपके बॉडी को टच कर पाएगा? कोई नहीं कर पाएगा। तो कल्पना है, वो हम कल्पना कर रहे हैं कि वहां प्रतिबिंब एक बन रहा है। ठीक है? तो समतल दर्पण में कोई दिक्कत? आप जब भी कोशिश कीजिए कि नोटबुक लेकर बैठे, जो हम पढ़ा रहे हैं कि क्लास में तो समझ में आ ही जाता होगा, लेकिन साथ साथ आप अपने नोटबुक में इसे नोट करना नहीं भूलेंगे, उसे नोट करते जाइए। ठीक है? और जब भी परिभाषा समतल दर्पण वाला लिखिएगा, इस डिफिनीशन के नीचे इस चित्र को बना दीजिएगा, भाई बनाने की जरूरत नहीं है। जो प्रकाश आया है इसको नहीं बनाइएगा, केवल इसको बना दीजिएगा। ये दर्पण है, समतल दर्पण है। ठीक है? अब हम लोग जानेंगे गोलीय दर्पण को। तो इस समतल दर्पण के बाद अब हम जानेंगे गोलीय दर्पण। देखिए यहां गोलीय दर्पण प्रश्न आएगा, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? तब याद रखिएगा कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। खोखला गोला समझते हैं? खोखला गोला साइज में गोल है लेकिन अंदर खोखला है, गोला है लेकिन अंदर खोखला है ना? अब मान लीजिए कि आपको उदाहरण दें, टेनिस बॉल ले लीजिए। क्रिकेट खेलते होंगे आप लोग सब कोई, तो उसमें टेनिस बॉल लीजिए। टेनिस बॉल का आकार क्या होता है? एक बॉल हो गया। चूंकि टेनिस बॉल रबड़ का होता है, लेकिन ये दर्पण कांच का होता है, वो शीशा का होता है। तो चूंकि शीशा का उदाहरण दें, कहेंगे काटिए तो बड़ा मुश्किल हो जाए, काटना नहीं होगा। तो अब देखिए रबड़ का बॉल है। क्या है? रबड़ का, गोल है, और बीच में क्या है? एकदम खाली जगह है। इस खाली जगह को खोखला कहेंगे। अब इसको हम आपको कहें एकदम बीचों बीच काट दीजिए। क्या किए? आप बीचों बीच इसको काट दीजिए। आपको दो आकृतियां मिलेंगी, एक ये वाला, और दूसरा ये दो आकृति आपको प्राप्त होगी। दोनों गोल, आप बीच में जो बॉल को काटे हैं तो दो गोला मिलेगा जी। एक इस साइड में, एक साइड वाला, एक दूसरे साइड वाला, दो फरा कर दिए, एक फरा इधर गया, एक फरा उधर गया, है ना? अब क्या कीजिए, लेप लगाएंगे उसको। किसको? ये दोनों दर्पणों, इसको क्या कर दीजिए, बाहर से लेप लगा दीजिए, और इसको क्या कर दीजिए, अंदर से लेप लगा दीजिए। हो गया? अब यहां पूछा जाएगा कि गोलीय दर्पण से कितने दर्पण आप बना सकते हैं? कितने? दो। आपका जवाब यही होगा कि गोलीय दर्पण से हम दो दर्पण बनाएंगे, ये वाला और ये वाला। तो वो वाला क्या कहलाएगा और ये वाला क्या कहलाएगा? तो इनका नाम रखा गया है, ध्यान दीजिएगा, यहां गोलीय दर्पण को दो भागों में बांटा गया है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल और
उत्तल। इसमें अवतल कौन है? ये अवतल है। और उत्तल कौन है? ये उत्तल है। अवतल दर्पण। और ये क्या है? उत्तल दर्पण। ठीक है, परिभाषा देकर भी आपको क्लियर कर दे रहे हैं, परिभाषा से समझा दे रहे हैं आपको, दोनों को एक एक करके। ठीक है ना? तो ये परिभाषा के आधार पर हम समझेंगे, एकदम कंफर्म हो जाएगा। पूछेगा अवतल दर्पण किसे कहते हैं? अवतल दर्पण। तो चूंकि आपको ये आकृति प्राप्त हुई है, ऐसे थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं, ऐसी आकृति प्राप्त हुई है। अब बताइए इसका परावर्तक सतह कौन होगा? ये होगा कि ये होगा? सूर्य का प्रकाश आकर किधर से टकराएगा? तो आपको अभी बताएं कि दर्पण के पीछे लेप लगा रहता है, जो कि प्रकाश को वो बाहर नहीं जाने देता। तो यही ना लेप है। और ये क्या है? ये प्रकाश आकर टकराएगा, यहां आकर टकराया और फिर यहां से उसका परावर्तन हो गया। ठीक है, तो ये हो गया उसका परावर्तक सतह। परिभाषा बताइए कि वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह, ये बीच वाला भाग, परावर्तक सतह धंसा हुआ हो। धंसा मतलब क्या होता है? कि जो खाल होता है, जो धंसा हुआ होता है, भीतर गया हुआ रहता है, वही ना परावर्तक सतह है। यहां देखिए इसका परावर्तक सतह कैसा है? धंसा हुआ है। और इसका कैसा है? उभरा हुआ है। हाथ देखिए, हाथ ऐसे बना लिए, ये धंसा हुआ है और ये उभरा हुआ है। देख रहे हैं? हाथ ऐसे प्लेन है, लेकिन जो ही ऐसे कर रहे हैं तो ये क्या हो गया? ये धंस गया और ये उभर गया। तो ये क्या हुआ? ये परावर्तक सतह हुआ। किसका? अवतल दर्पण का। परिभाषा क्लियर हुआ? लिखिए लीजिए उसको कि वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, उसको क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। करके नोट कर लीजिएगा और इस चित्र को बना लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। फिर आइएगा उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? तो वैसा ही ठीक उसके विपरीत परिभाषा दीजिए कि वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो। ये धंसा है और ये उभरा है, यहां हम कलय किए हुए हैं। सूर्य का प्रकाश आकर कहां टकराएगा? यहां टकराएगा, यहां टकराएगा, यहां टकराएगा। हो गया? टकराने के बाद ये लेप नहीं रहेगा, बाहर निकल जाएगा। लेप रहेगा तो परावर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ, उसको क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें कहीं से? अब नेक्स्ट आपका बच रहा है गोली। अभी गोली दर्पण एक बहुत मेन बिंदु है, पहले उसको मैं बता दे रहा हूं, तब परवलयिक दर्पण समझेंगे। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। इतना वीवीआई बिंदु है, इतना वीवीआई बिंदु है कि या तो ऑब्जेक्टिव हो या कोई शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आ जाता है। और देखिए यहाँ ये 7 बिंदु जो है, ये 7 को कंप्लीट हम करते हैं। ये क्या है? सबसे पहले है ध्रुव, जिसको कहते हैं पोल। वक्रता केंद्र अर्थात सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस दूरी फोकल लेंथ कहते हैं इसको, प्रधान अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस, द्वारक इसमें आ गया एपर्चर। ये 7 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां एक गोला हमने लिया, खोखला गोला। इसी गोले पर हम 7 बिंदु को आपको समझा दे तो कोई दिक्कत है? ये आवश्यक नहीं है कि एक एक करके सारी परिभाषाओं को बताया जाए, हम समझा देंगे। एकदम लाइफ टाइप समझिए। यहीं पे एक गोला है, खोखला गोला, ठीक है, और इसके बीच वाले केंद्र को हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। यहां देखिए बीच वाला केंद्र, बीच यहीं पर ना होगा। यदि बाय द वे मान लेते हैं कि गोला को हम 2 भागों में अवतल उत्तल अलग अलग बना लिए हैं,
तो यहीं से ना काटेंगे, बीच से काट कर इसको हटा देंगे। जब ही काट कर हटाइएगा तो आपका क्या एक अवतल दर्पण प्राप्त होगा, जिस पर हमने क्या किया, कलई कर दिया है। और आप चाहते हैं तो इसको हटा सकते हैं। है ना, अभी हट गया, दूसरी जगह कर दिया, हम काट दिए हैं उसको। काटने के बाद आपको प्राप्त कौन सी हुआ, तो अवतल दर्पण प्राप्त हुआ। ठीक है, और देखिए दर्पण के यहां ध्रुव, पोल, पोल क्या है, दर्पण के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। दर्पण यहां से और यहां तक, यहां से यहां तक एक दर्पण है, और इसके बीच वाला भाग यहां देखिएगा, ये उसका ध्रुव हो गया, जिसको किस अक्षर से, पी से, अर्थात पोल है वो पोल सूचित करता है। पूछेगा ध्रुव किसे कहते हैं, तो दर्पण के मध्य बिंदु को, दर्पण के मध्य मतलब बीच, बीच वाले बिंदु को क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। अब यहां से हम एक प्रधान अक्ष खींचते हैं, आगे तक चला जाता है। ठीक है, अब यहां देखिएगा, ये चूंकि मुख्य केंद्र हो गया, केंद्र हो गया ना। अब देखिए दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, उसके मध्य बिंदु को, बीच वाले बिंदु को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। मध्य बिंदु कहिए या केंद्र कहिए, केंद्र भी कह सकते हैं, उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। इसको सी द्वारा सूचित किया जाता है। ऐसा हो सकता है कि दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, उसके वक्रता केंद्र को, बीच वाले भाग को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। उसको किस अक्षर से, सी से सूचित किया जाता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखिएगा, ध्रुव में कोई दिक्कत, क्लियर हो गया, वक्रता केंद्र भी समझिए गए। और आगे अगला पॉइंट है वक्रता त्रिज्या। ये वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। या भी कह सकते हैं कि सी और पी के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको आर द्वारा सूचित कर दीजिए, ये दोनों के बीच में है ना, तो क्या हो गया, आर हो गया। कोई दिक्कत, अब समझेंगे फोकस। ये फोकस क्या है, फोकस को समझा दे रहे हैं। फोकस है, फोकस को समझेंगे हम लोग। अब देखिए ये एक तो प्रधान अक्ष हो गया, यहां से यहां तक जो बीच में रेखा जा रही है, ये प्रधान अक्ष हुआ। तो कहेंगे प्रधान अक्ष के समांतर, इसके समानांतर आती हुई प्रकाश किरणें, इसके समांतर है कि नहीं, आती हुई प्रकाश किरणें दर्पण पर टकराने के बाद वहां से परावर्तित होता है, और परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर निकल के बाहर, प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर वो टकराता है, उसको क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। इसको किस अक्षर से सूचित कर दिया जाए, एफ से कर दीजिए। कैसे परिभाषा लीजिएगा कि प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर टकराती है या टकराती हुई प्रतीत होती है, उसको क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, फोकस दूरी क्या है, फोकस दूरी है। अब देखिए मुख्य फोकस है, तो मुख्य फोकस ना हो गया, और है हो गया ध्रुव। तो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। इसको छोटा एफ से सूचित कर देते हैं, है ना। क्या परिभाषा लिखिएगा कि मुख्य फोकस
और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। और गया प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष यहां से देखिए, वक्रता केंद्र दर्पण से सीधे, दर्पण के क्या कहते हैं, सामने से जो सीधी रेखा खींची जाती है, वक्रता केंद्र और ध्रुव से होते हुए जो सीधी रेखा खींची जाती है उसको प्रधान अक्ष कहते हैं। इस चित्र प्रधान अक्ष कहां है? यही रेखा है, यहां से वहां तक। x x1 से भी इसे सूचित किया जाता है। कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़ते हैं। और द्वारक, अंतिम है द्वारक। द्वारक क्या है इसमें? एक मान लेते हैं E और E1, EF, AB, DC, कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, ठीक है। और देखिए, दर्पण के चौड़ाई को, पूरा चौड़ाई, जो दर्पण जितना चौड़ा है, ये दर्पण के चौड़ाई को हम द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं? तो यहां से लेकर यहां तक ये टोटल दर्पण का चौड़ाई हो गया। ठीक है। तो ये सातों बिंदु में किसी प्रकार का यदि दिक्कत हो तो निश्चित रूप से आप कमेंट के द्वारा बताएंगे। तो चूंकि आज का क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं, और कुछ और भी महत्वपूर्ण मुश्किल से हमको लगता है 1-2 क्लास इस चैप्टर का होगा। इस 2 क्लास के बाद और हम फिर सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे। यदि फिर भी आप लोग यदि विलंब से जुड़े हुए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं बेहतर एक मशौदा राय दूंगा आपको कि इसके पूर्व वाले जो वीडियो हैं आप वहां से देखते आइए, तो एकदम क्लियर कन्फर्म हो जाएगा, कहीं से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। और आगे वाला वीडियो यदि आपके पास तक पहुंचे, उसके लिए आप पहले से ही हमारे साथ जुड़े रहें। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।